उधर नीचे। अरे भैया ये क्या तरीका है बच्चों से पेश आने का? तो समझाओ नहीं ना, आइसक्रीम बेचनी नहीं है तो ले क्यों रहा, हाथ क्यों डाल रहा अंदर? चलो आइसक्रीम वाले। चलो चलो बच्चों चलो। मेरी बेटी शनाया कहीं खो गई है। बैठिए आप, बैठिए आराम से। सर ये शनाया है सर, सिर्फ 7 साल की लड़की है वो। प्लीज उसे जल्दी ढूंढ दीजिए। कहाँ से खोई आपकी बेटी? हम दोनों करोल बाग के गोल चक्कर पे गोलगप्पे खा रहे थे। या परफेक्ट, ठीक है। शनाया मैं 15 मिनट में कुछ सामान लेकर आ रही हूँ, ठीक है? तुम यहीं पे बैठना, कहीं जाना मत। तुम चाट खाओ, मैं बस आ रही हूँ। जब मैं वापस आई तो वो कहीं नहीं थी। मैंने उसको आसपास बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली मुझे। सर प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर मैंने उसको यहीं पर बिठाया था। बाहर आ। नमस्ते साहब। इस लड़की को देखा था यहाँ? हाँ साहब, ये लड़की आई थी यहाँ पे, इन्हीं मैडम के साथ आई थी, गोलगप्पे खा रहे थे बैठ के। अंकल टिश्यू है क्या आपके पास? ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो आ रही है, आके पैसा देंगी। फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ चली गई। हाँ ये मैडम जब आई ना ढूंढते हुए तब मैंने बोला भी कि इतनी छोटी सी बच्ची है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने उस लड़की को यहाँ से किसी के साथ यहाँ अकेले जाते हुए देखा था? नहीं साहब, वो मैं ग्राहकों में बिजी था तो ध्यान नहीं दे पाया साहब। सर प्लीज कुछ कीजिए, शनाया बहुत छोटी है। आपको उसके छोटे होने की फिक्र तब होनी चाहिए थी जब आप उसे यहाँ अकेला छोड़ के शॉपिंग करने चली गई। सर मैं कह रही हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट सर प्लीज देखिए हम शनाया को ढूंढ रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अगर कुछ पता चलेगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, प्लीज़। चौहान सर, आसपास की बीट चौकी से पता करो और इस मार्केट में भी ढूंढो। अगर लड़की किडनैप नहीं हुई है तो जल्दी मिल जानी चाहिए। सर प्रेम और दुलार की सरल भाषा समझने वाले जब खौफ के साए में हों तब ममता और वात्सल्य सबसे ज्यादा घायल होते हैं। पर हैवानियत के सौदागर मासूम सिस्कियों की कब परवाह करते हैं, और अपराध के बाजार में अनमोल बचपन अच्छे दाम में बिक जाता है। अपहरण, फिरौती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और न जाने कितने ही काले नामों से नन्ही जाने भी जुल्म से प्रताड़ित की जाती हैं। पीड़ितों की फेहरिस्त में अब शनाया का नाम भी शामिल हो गया था, पर जिस जुर्म का वो शिकार हो रही थी उसका इंसानियत से कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये हो गया है शनाया का बटर चिकन रेडी। हाँ नहीं लगता है दोनों। घुमा लाई शनाया को। शनाया कहाँ है? सिमी शनाया कहाँ है? मम्मी गर्मी हो रही है, मम्मी जरा दरवाजा बंद कर, तुम एसी ऑन करते थे। अरे शनाया कहाँ है सिमी? सिमी मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब देगी। शनाया कहाँ है? शनाया कहीं खो गई मम्मी। क्या? मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, शनाया के मिलते ही वो हमें फोन करेंगे। शनाया खो गई है तो तुझे यहाँ एसी में बैठ के पानी पीना है? तो और क्या करूं? शनाया को ढूंढते ढूंढते मेरा सर चकरा गया और मैं पानी भी ना पीऊं। हद करती हो मम्मी कभी कभी आप।
यहाँ आसपास तो बच्ची को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सर उस चाट वाले की दुकान के बाहर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। मैंने उनकी फुटेज मंगा ली है, शायद कुछ क्लू मिल जाए। एक बात बहुत खटक रही है, सिमी ने कहा था कि वो इंद्रपुरी में रहती है। अब इंद्रपुरी से कोई स्पेशली चाट खाने करोल बाग आएगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। चलो सर मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही थी, वो करोल बाग में ही रहते हैं। किस सिलसिले में? एलिमनी के सिलसिले में। हम वहाँ पहुँचने वाले थे और शनाया ने चाट खाने की जिद पकड़ ली। उसे नाश्ता करा के ले जाती तो ऐसे जिद नहीं करती वो। मम्मी प्लीज हट्टा में से बीच में मत बोला करो आप। क्यों ना बोलूं? तेरी लापरवाही की वजह से खोई है वो। कोई मम्मी ऐसी भी होती है क्या जो अपने बच्चे को? प्लीज, उसमें शनाया की भी गलती है। मैंने उसको बोला था ना वहीं पर बैठी रहे, कहीं ना जाए। उसको क्या जरूरत थी वहां से? अरे वो तो बच्ची है, तेरी अकल के घास चने गई थी जो उसे अकेले। मम्मी प्लीज स्टॉप इट। हाँ शांत हो जाइए आप लोग, आपके ऐसे झगड़ने से शनाया मिल नहीं जाएगी। तो कैसे मिलेगी सर? सर प्लीज मेरी शनाया को ढूंढ निकालो, जिंदगी भर एहसान मानूंगी आपका। देखिए शनाया को ढूंढना हमारी ड्यूटी है, पर हमें ऐसा लगता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है। अगर वो खोई होती तो अब तक मिल जाती। आपको किसी पर शक है? अगर आपको फिरौती के लिए कोई भी कॉल आए तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। फिलहाल आपके एक्स हस्बैंड का नंबर और एड्रेस चाहिए हमें। सर सिमी के एक्स हस्बैंड का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर चलते हैं। कोई नहीं है। यस आपका पड़ोसी अमृत कहाँ है? सर मुझे तो नहीं पता अमृत किधर है, एक बार आप नीचे गार्ड से कंफर्म कर लीजिए। साहब अमृत साहब कल शाम को ही निकल गए थे। कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? नहीं साहब कुछ तो बताया तो नहीं। घर पे लॉक लगा है और गाड़ी कंपाउंड में ही खड़ी है, ध्यान रखना। मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा। जी सर। हैरानी की बात तो यह थी साहब कि बिना सामान के ही वो शहर के बाहर जा रहे थे। शनाया की किडनैपिंग में कहीं अमृत का हाथ तो नहीं? एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस में डालो, ट्रेस करने की कोशिश करो वो है कहाँ। ओके सर। सर अमृत का फ़ोन कुछ टाइम के लिए ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। लेट्स गो। शनाया किडनैप हो गई? कब हुआ सर ये? कल शाम को, जब तुम्हारी एक्स वाइफ तुमसे मिलने आ रही थी। सिमी मुझसे मिलने आ रही थी? तुम्हें नहीं पता, वो तुमसे एलिमनी के लिए मिलने आ रही थी। एलिमनी? सर एलिमनी तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। अगर मुझे पता होता कि सिमी शनाया के साथ आ रही है तो मैं कहीं भी होता अपने घर जरूर पहुँच जाता। सर मैं तो वैसे भी बहाने ढूंढता फिरता हूँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए। अगर अपनी बेटी को इतना मिस करते हो तो सिमी से डिवोर्स लेने की वजह? मैं उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता था, बल्कि वो खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने ही मुझे शनाया से दूर रखा। इसलिए तुमने उसे शनाया से दूर कर दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने शनाया को किडनैप किया है? अरे मैं तो खुद परसों यहाँ आश्रम में आया। वो तो हमने पता कर लिया, अब बस ये पता करना है कि शनाया को किसने किसके कहने पर किडनैप किया है। सर आप गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दिशा तुम दिखाओ, किसी पर शक है तुम्हें? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न सिमी अच्छी माँ है और न अच्छी इंसान। लेकिन एक माँ अपनी बेटी को किडनैप क्यों करवाएगी? मैंने ऐसा कब कहा सर? तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि सिमी जैसी लड़की के साथ मैंने शादी ही क्यों की। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी लव मैरिज हुई थी। एक वक्त था जब सिमी से मैं बहुत प्यार करता था और अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान समझता था कि सिमी जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर है।
ऊपर सिर्फ छलावा के अलावा और कुछ भी नहीं थे। जैसे मैं प्यार समझ रहा था वो धीरे धीरे बोझ लगने लगा। जब मेरा बिजनेस बुरे दौर से गुजरा तो सिमी ने दिखा दिया कि वो कितनी मनी माइंडेड है। कौन था ये? मैंने पूछा कौन था ये? मेरा दोस्त था अमृत। सिमी तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं शनाया की माँ भी हो। और तुम जैसे कुछ मर्दों को ये लगता है कि औरत एक बार माँ बन जाए उसकी पर्सनल लाइफ ही खत्म हो जाती, नहीं? लेकिन जो लाइफ तुम जी रही हो ना उससे मेरी और शनाया की बर्बादी है। तुम और कितना बर्बाद हो गए अमृत? सिमी तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम किस हद तक गिर गई। तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे डिवोर्स लेकर वो सोचती कि उसने अपनी जिंदगी संवार ली। उसने ऐसा करके ना कि मुझे हर्ट किया, साथ साथ शनाया की जिंदगी भी खराब की। हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम है सिर्फ सिमी की वजह से। चौहान सर, सिमी और अमृत की एलिमनी का चैप्टर क्रॉस वेरीफाई करो। अगर अमृत सच बोल रहा है तो सिमी ने हमसे ये क्यों कहा कि वो अमृत से एलिमनी के सिलसिले में मिलने जा रही थी, वो भी उसे बिना फोन किए? क्या लगता है सर, क्या सिमी का कैरेक्टर वैसा ही है जैसी तस्वीर अमृत हमें दिखा रहा है? सिमी का शनाया को बीच रास्ते में छोड़कर शॉपिंग करने चले जाना और सिमी की माँ का बार बार सिमी को ही शनाया के लापता होने के लिए कोसना, उससे तो यही लगता है कि वो एक लापरवाह माँ है। अब हो सकता है खराब बीवी भी रही हो, लेकिन सवाल ये उठता है चौहान कि एक माँ अपनी बेटी को किडनैप क्यों करवाएगी और किस मकसद से? शनाया के लापता होने के बाद शनाया की मां सिमी की जो शख्सियत उभर कर सामने आई वो एक मां की छवि पर कई सवाल खड़े कर रही थी। एक लापरवाह मां रिश्तों के लिहाज से तो दोषी नजर आ रही थी, लेकिन कानूनी मापदंड से उसे अपराधी मान लेने का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और सिमी की शख्सियत का दूसरा पहलू जानने से पहले ही इस केस में एक नया पहलू सामने आया। सर, एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज में ये शनाया एक औरत के साथ कैप्चर हुई है। पता करो ये औरत कौन है। हेलो, ओके सर, शनाया मोती नगर से मिल गई है। मोती नगर बीट चौकी पे है ये वो भी। उसे फौरन आने क्या सर। शनाया, नानी मेरी बच्ची, नानी ठीक तो है ना? आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे नवासी को सही सलामत ढूंढ दिया। शनाया बेटा, आपको आपकी मम्मी ने उस चाट वाले के पास रुकने को कहा था, तो आप वहां से कहाँ चली गई थी? मैं मम्मी का वहाँ पे वेट कर रही थी। सच्ची मम्मा, मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा। जानती हूँ बेटा, आप मम्मा की अच्छी प्रिंसेस हो ना। तो बेटा आप वहां से गई क्यों? वहाँ पे एक आंटी आई थी, उन्होंने कहा बेटा, मम्मी ने बुलाया है आपको। लेकिन आप कौन हो? मैं आपकी मम्मी की दोस्त हूँ। चलिए चलते हैं। बेटा कौन थी वो आंटी? आप उसे जानते हो? मेरा मतलब आपने पहले कभी उसे मम्मी के साथ या कहीं और देखा था? नहीं अंकल। शनाया बेटा, यही थी ना वो आंटी? हाँ अंकल, यही थी। आप दोनों इसे जानती हैं? बेटा ये आंटी आपको कहाँ लेके गई? ये मुझे कार में बैठा कर लेकर जा रही थी। मम्मी, वो आंटी बहुत बुरी थी। बेटा, अब मम्मा आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी, पक्का प्रॉमिस। सर, क्या अब मैं शनाया को घर लेके जा सकती हूँ? जरूर, बस एक बार इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद। चौहान, हमें किसी भी हालत में इस गिरोह का पर्दाफाश करना होगा। शनाया ने तो खुद को बहादुरी से उनके चंगुल से बचा लिया, लेकिन और ना जाने कितने बच्चों के साथ वो ये जुल्म कर रहे होंगे। तुम एक काम करो, मोती नगर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करो। अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। पता करो शनाया को किडनैप करने वाली औरत है कौन। जी सर। शनाया बेटा, आप थोड़ा सा खा ले। नहीं नानी, मेरा पेट
वेट भाग गया। अच्छा जूस तो पी ले शना। शनाया, शनाया, मम्मा, शनाया, शनाया छोड़, मुझे बाल खराब हो जाएंगे। वहां पुलिस स्टेशन में तो बड़ी ममता दिखा रही थी, अब इसके चिपकने से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करूं मम्मी, इसको हमेशा अपने साथ चिपका के रखूं क्या? इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है ये, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय तू पार्टी करने जाएगी तो बोलूंगी नहीं? मम्मी शनाया की फिक्र में मेरा दिमाग खराब हो गया था, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती हूँ क्या अब मैं? मम्मी मम्मी, मुझे भी आपके साथ जाना है पार्टी में, हम मिलकर खूब डांस करेंगे। नहीं बेटा, आप पार्टी में तो नहीं जा सकते, हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर डांस कर लेते हैं। अरे बाप रे, हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। रोमिला जी, कैसा फील कर रही हैं आप? शनाया, शनाया कहाँ है? शनाया और सिमी घर पे नहीं थे, सिमी का फोन भी नहीं लग रहा। मेरी शनाया को बचाइए सर। पहले आप हमें ये बताइए कि हुआ क्या था, क्योंकि हम जब आपके घर पहुंचे तो आप बेहोशी की हालत में थी, आपके ऊपर एक कुर्सी गिरी हुई थी और आपके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। कौन आया था आपके घर, किसने आपको घायल किया? सिमी। सिमी ने? पर क्यों? क्योंकि मैं उसे शनाया को उसके साथ ले जाने से मना कर रही थी। कहाँ ले जा रही थी वो शनाया को? वो मेरी शनाया को बेचना चाहती थी। क्या? शनाया का लापता होना भी सिमी की एक चाल थी, लेकिन इसका पता मुझे आज सुबह चला। लेक्चर देना बंद करो, समझे? एक बच्ची को तो संभाल नहीं पाए। सुनो, अब मैं शनाया को तुम्हारे हवाले तभी करूंगी जब तुम पूरे पैसे मुझे दोबारा दोगे। वो सौदा पुराना था, ये नया है, ठीक है? मैं शनाया को लेकर आती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा अलर्ट रहना। पुलिस ने तुम्हारी फोटो आइडेंटिफाई कर लिया और तुम्हारी वजह से मैं फंसना नहीं चाहती, समझे? बेटी का सौदा कर रही है? मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने तू जैसी को अपनी कोख से जन्म दिया। मैंने कहा था मुझे अपनी कोख में पालने के लिए। शनाया को तो पाला था ना अपनी कोख में तूने। हाँ पाला था, उस नाते हक बनता है और इसीलिए उसको बेच भी रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए जो ना तो मुझे मेरा पति दे सका और ना आप दे सकी। बस मम्मी, बहुत हो गया। खबरदार जो दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तू शनाया को कहीं नहीं ले आ सकती। तुम मुझे रोकोगी? मुझे अधमरा करके मेरी शनाया को लेकर वो चली गई, मेरी शनाया को बचाने से। अगर आपने पहले हमें एक हिंट भी दिया होता कि सिमी ऐसी है तो। मुझे पता था सिमी अच्छी माँ नहीं है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। उसने माँ की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। मम्मी! अरे तुम लोग यहाँ? हाँ। कैसे है बेटा? अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा तो मुझे फोन मत करना, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं चलती हूँ, बाय बेटा। लेकिन मम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। खाना खाया? उसे ना तो शनाया की भूख की फिक्र थी और ना ही शनाया की कोई कदर थी। मेरी शनाया को बचा लीजिए। पता नहीं उसने किन दरिंदों को मेरी शनाया को बेच दिया होगा। सिमी ने शनाया को उसी औरत को बेचा है जो शनाया के साथ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। चौहान,
उस औरत की तलाश तेज करो। उसकी तलाश ही हमें शनाया तक पहुंचा सकती है। जी सर। शनाया को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन चौहान इस बात का पता लगाना भी जरूरी है कि सिमी इस वक्त कहाँ है। सिमी के फोन रिकॉर्ड्स, पिछले कुछ दिनों की फोन लोकेशंस, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करो। इस जरिए से भी हम उस औरत तक पहुंच सकते हैं। आइए सब, आइए आइए। चौहान, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। संतोष, रानी, आसपास का एरिया चेक करो। सर रोमिला के बयान के मुताबिक सिमी शनाया को बेचने के लिए ट्रैफिकर्स के पास गई थी, तो क्या ट्रैफिकर्स ने सिमी को मारा होगा? हो सकता है चौहान, क्योंकि शनाया की खरीद के पैसे वो पहले ही उनसे ले चुकी थी और रोमिला ने हमें बताया कि वो फोन पे उनसे दोबारा पैसे मांग रही थी। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने सिमी को मारा। हेलो। ओके सर, राजौरी की एक कोठी में उस औरत को देखा गया है। सर कोठी तो हमेशा लॉक रहती है, लेकिन वो बच्चे और वो औरत उसी कोठी में है। अरेस्ट करो इसे। मैंने किडनैप नहीं किया उसका, बल्कि उसकी मम्मी ने अपनी बच्ची को खुद मुझे ला करके बेचा था। तो सिमी को मारा क्यों? साहब मैंने सिमी को नहीं मारा है, बल्कि उसकी बच्ची के सौदे के पैसे 2 बार मैंने सिमी को दिए। जब तक ये सच ना बोले मारती रहो। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब शनाया बेटा, आप उस आंटी के पास दोबारा कैसे पहुंच गए? मेरी मम्मी मुझे घुमाने के लिए लेकर गई थी और मेरी मम्मी ने कहा था। बेटा आप इस आंटी के साथ जाओगे, ठीक है? और मैं थोड़ी देर में आके आपको पिकअप कर लूँ। लेकिन मम्मा इन आंटी ने तो मुझे बंद कर दिया था। शनाया बेटा, ये आंटी मम्मा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, आपका बहुत ख्याल रखिए। बाय बेटा। बाय मम्मा। मेरी मम्मी नहीं आई अंकल, मैं उनका कब से वेट कर रही थी। आप प्लीज मेरी मम्मा को बुला दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। प्लीज। शनाया। नानी, नानी मुझे मम्मी चाहिए। नानी प्लीज मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बताइए ना नानी। रोमिला के बयान से सिमी की जो शख्सियत का पहलू उभर कर सामने आया, वो अपराध के निंदनीय से भी निंदनीय विशेषण जितना बुरा है। और अपराधियों के बुरे विशेषण के शब्द जब एक माँ से जुड़े हों तो जुबान भी माँ को बुरी संज्ञा देने से कतरा जाती है, क्योंकि माँ सिर्फ एक संवेदनशील रिश्ता ही नहीं बल्कि एक मार्मिक एहसास है और इंसान के ज़बानी सफर का पहला शब्द भी। सर सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उसकी मौत सर फटने की वजह से हुई है। सर किसी भारी चीज़ से उसके सर पे बहुत बेरहमी से मारा गया था। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि उसकी बॉडी में जो मॉइस्चर पाया गया है उसे देख के लगता है कि उसकी हत्या के बाद उसे किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा है। और सर हमें उसकी बॉडी पे आइसक्रीम के ट्रेसेस भी मिले हैं। आइसक्रीम? हाँ सर।
साहब जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक साइकिल आइसक्रीम वाला भी वहाँ से जा रहा था। हो ना हो, उस आइसक्रीम वाले का सिमी की हत्या के साथ कोई कनेक्शन है। हो सकता है सिमी की लाश को उस आइसक्रीम वाले के आइस बॉक्स में छुपा के रखा गया हो। चौहान, रोमिला और सिमी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा क्रॉस वेरीफाई करो। सर, उस आइसक्रीम वाले का पता चल गया है और शनाया की फैमिली के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ गया है। चौहान सर, इस आइसक्रीम वाले का नंबर सर्विलेंस पे डालो। मुझे आदमी चाहिए हर कीमत पर। सर, उस आइसक्रीम वाले का पता चल गया है। उसका नाम हरीश है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। मूव। मत मारो साहब, मैंने सिमी को नहीं मारा, मैंने तो उसकी लाश को ठिकाने लगाया था साहब, मत मारो। किसके कहने पे? ये क्या कह रहे हैं सर आप? रोमिला जी, रोमिला जी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब आप मान लीजिए सिमी का मर्डर आपने किया है। आपको कुछ गलतफहमी है सर। मैं भला सिमी का मर्डर क्यों करूंगी? फिर वही बात। सर आप समझ नहीं रहे हैं। हम आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने ना सिर्फ सिमी को मारा, उसको मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने भी लगाया, डन मैक्स आइसक्रीम साइकिल में छुपा कर। कुछ याद आया? डन मैक्स आइसक्रीम, हरीश भार्गव आपका भाई, उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया ना आपने? हाँ, मैं नहीं मारा सिमी को। मुझे तो उसको अपने कोख में ही मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था बड़ी होके मेरी परवरिश पे ऐसा तमाचा मारेगी। उसकी संगत से शनाया पे बुरा असर पड़ रहा था। शनाया क्या करी? हाँ नानी, मैं मम्मी जैसा बन रही थी, बड़े होके मुझे मम्मी जैसा ही तो बनना है। शनाया तो बच्ची थी, मासूम थी, पर सिमी ने तो सारे हदें तोड़ दी थी। एक बच्ची को तो संभाल नहीं पाए। सुनो, अब मैं शनाया को तुम्हारे हवाले तभी करूंगी जब तुम पूरे पैसे मुझे दोबारा दोगे, समझे? बेटी का सौदा कर रही है तू? शनाया को कहीं नहीं ले जा सकती। तुम मुझे रोकोगी? हाँ चल सिमी, सिमी चलो। सिमी, तू शनाया को कहीं नहीं ले जा। सिमी, सिमी दरवाजा खोल। सिमी, सिमी, शनाया कहाँ है? सिमी, शनाया कहाँ है? कौन सा आपकी बेटी थी जो इतना चिल्ला रही हो? कहाँ है शनाया? इसके पूरे 2 लाख रुपए मिले, अब आपकी बेटी भी खुश। बता बता शनाया कहाँ? मुझे मेरी शनाया वापस चाहिए, पता नहीं तो। शनाया के लिए? आपको तो तब तक पता भी नहीं था कि शनाया है कहाँ, फिर भी आपने ये सब किया। मुझे उम्मीद थी आप उसे ढूंढ निकालेंगे। आप नानी को कहाँ लेकर जा रहे हो? आप प्लीज नानी को छोड़ दो। नानी, नहीं नानी, प्लीज नानी मत जाओ नानी, प्लीज। बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती पापा के साथ रहना। नहीं नानी, मुझे आप सब लोगों के साथ रहना, आपके साथ, मम्मी के साथ और पापा के भी साथ। आज आपका सपना सच होता बेटा।
किस्मत को मंजूर नहीं है ये। नहीं नानी मत जाइए। नानी 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 नानी। माँ, कब तक चलता रहेगा ये सब? घंटी बजती नहीं है, आपको घंटी बजने की आवाज आती है। आप रोज टेबल पे 3 प्लेट लगाती हो, उसका कमरा सजाते हो। माँ 3 साल बाद भी माँ लोग आपको पागल कहने लगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे लगता है यामिनी वापस आएगी। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए हैं माँ। प्लीज प्लीज। यामिनी नाम की एक जवान लड़की अपनी बिल्डिंग से कहीं जाने के लिए निकली और अचानक जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। इस तरह के परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक के तमाम पुलिस की कोशिशों के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। यही सवाल अब यामिनी की मां मंदिरा और उसके भाई राकेश की जिंदगी बन चुका था। इस हादसे को हुए 3 साल बीत चुके थे। उसका भाई राकेश अब उसका इंतजार करते करते थक चुका था, लेकिन उसकी मां मंदिरा ने अपनी बेटी के वापस लौटने की आस अब तक नहीं छोड़ी। दरवाजे पर होने वाली हर आहट उन्हें अपनी बेटी के लौट आने की दस्तक लगती थी, लेकिन ये दर्द, ये मजबूरी, ये छटपटाहट, ये इंतजार इस चौंका देने वाली कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर था, जो असल में अब शुरू होने वाली थी। यामिनी, यामिनी, क्या हुआ? यामिनी, 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 क्या हो गया? 3 साल। तुझे पता है हम लोगों ने कितना ढूंढा तुझे? पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने भी ढूंढा। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है तेरे बिना माँ एकदम पागल सी हो गई थी। रियली सॉरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। मैं चली गई थी एक लड़के के साथ, प्यार करती थी उससे, शादी भी की, लेकिन माँ वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे माँ मैंने सोचा था। मैंने बहुत कोशिश किया अपनी शादी को बचाने की, उसे सुधारने की। कोई कब तक मार खा सकता है माँ? मैं वहाँ से वापस आ गई। तू एक बार फोन तो कर सकती थी, एक तो भाग कर शादी। चुप कर, ऐसा मत बोल। जो हो गया उसे भूल जा। मुझसे पूछ कि 3 साल का इतना लंबा इंतजार कैसे काटा है। जी, मुझे लगता है कि हमें रुचि और राकेश की शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए, अगर यामिनी की ये हालत है। हेलो, हेलो पुलिस।
बॉडी को देख के लगता है कि इस पे रेप किया गया है। ये राज खुलना जाए इसके लिए मार डाल। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। ठीक है सर। बेटा उठना, रुचि। पिताजी का लोग वो न गए किसी काम से, उनसे बात हुई है, वो आते होंगे सर थोड़ी देर में। क्या हो गया बेटा? देखिए मुझे पता है ये आप सबके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप सबको अपने आप को संभालना होगा। इस तरीके के मामले में अक्सर जांच में देरी मुजरिम को बचने का मौका देती है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी तरह आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। कुछ दिनों से बहुत परेशान भी थे। हाँ, इसी परेशानी की वजह से राकेश के साथ झगड़ा हुआ था उसका। उस दिन बहुत रोई थी घर लौट कर वो। हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन बहुत मामूली सा। तुम मेरी फोन कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, तो मैं 2 दिन से फोन कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। अब समझे, अब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। राकेश, तुम ये क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो? हाँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें पता है। सब बाद में सॉर्ट आउट भी हो गया था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब एक आखिरी सवाल, रुचि की आखिरी खबर क्या थी आपके पास? ये आखिरी बार किसने कब कहाँ देखा है? रुचि और मैं कोचिंग क्लास के लिए मिलने वाले थे, मैं उसका वेट कर रही थी, पर वो आई नहीं। लेकिन उस रोज तो वो सही वक्त पर ही घर से निकली थी सर। किसके साथ उसकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी? कोई है जिसके साथ? नहीं सर। हाँ, मेरी सोसाइटी के कुछ लड़के, उनका झगड़ा हुआ था रुचि के साथ, मुझे तंग करते थे। छोड़ो, कोई आया मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। एक्सक्यूज मी। हेलो। आज जवाब ही नहीं आ रहा। हाथ लगाओ से। हाथ लगाओ। आप केली लड़की देख के हाथ लगा रहे हो? हाँ? हाथ लगाओ से। हाथ उठा दिया। छेड़ के दिखाओ। किसको कर रही है? छेड़ के दिखाओ से। यामिनी के सोसाइटी के लड़कों ने ही तो। सर, हमारा तो फुटबॉल मैच था चैम्बूर में, जवाहर मैदान में। सर, हम में से कोई नहीं था वहाँ पे, किसी से पूछ सकते हैं सर। मैं बताता हूँ आपको, हमारा बहुत पहले झगड़ा हुआ था उनसे, लेकिन वो तो तभी खत्म हो गया था। ठीक है, बगैर हमारे परमिशन के कोई भी शहर के बाहर किसी भी तरीके की मैच खेलने नहीं जाएगा, समझ लगा है? हवलदार, जागे होने में। बापट, उसके मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड निकलवाओ। किसको भेजो उस जगह जहाँ पर वो यामिनी से आखिरी बार मिलने वाली थी। रास्ते में सीसीटीवी होगा, उसके फुटेज चेक करो। उसके ऑफिस के लोग, उसके दोस्त, यहाँ तक कि आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ करो। ये रुचि लड़की कैसी थी? सर, लड़की तो अच्छी थी, उसके बारे में कभी गलत नहीं सुना। रोज रात को ऑफिस की कार से लेने आती थी और सुबह छोड़ जाती थी। हाँ सर, कुछ दिन पहले बस स्टॉप पे झगड़ा चल रहा था लड़की का। कौन था लड़का? दिखने में कैसा था? सर देखा नहीं, पीठ घुमा के खड़ा था। यस सर, रुचि हमारे यहीं काम करती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने रिजाइन दिया था। उसके बिहेवियर में पिछले कुछ दिनों में आया हुआ कुछ अचानक सा बदलाव जिसे आपने नोटिस किया हो, या फिर ऑफिस में उसके साथ किसी की कोई अनबन, कोई दुश्मनी? नहीं सर, बिहेवियर तो उसका सेम था। रुचि ने जॉब छोड़ दिया था? ऐसा कैसे हो सकता है? और इतने दिनों से तो ऑफिस से उसे फोन आते थे पिकअप के लिए। मला सांगा, पिछले कुछ दिनों से आपने रुचि में ऐसा कुछ बदलाव महसूस किया? थोड़ी अजीब सी बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ साहब, लेकिन एक चीज़ थी। क्या साहब? जब वो काम पे जाती थी तो एक गाड़ी उसे पिकअप करने को आती थी, और साथ में लड़कियां भी गाड़ी में होती थी सर। पर पिछले दिनों से दूसरी गाड़ी आती थी, उसमें लड़कियां भी नहीं होती थी सर, और ड्राइवर दूसरा था। ये बता कि उस गाड़ी का नंबर या ड्राइवर की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, वो सब याद नहीं। नहीं सर, कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला। कॉल सेंटर का वो ड्राइवर जो रुचि को लेने आया करता था और उसे कॉल किया करता था, और उसने तब तक ही कॉल किया जब तक कि रुचि ने रिजाइन नहीं दिया था। उसके बाद उसने कभी रुचि को कॉल ही नहीं किया। लेकिन रुचि के घर वालों का कहना है कि रुचि के गायब होने तक
रोज रात उसे कॉल आया करते थे, जिसके बाद वो घर से निकल जाया करती थी। लेकिन अगर कॉल रिकॉर्ड में नाइट कॉल नहीं दिखा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसके पास कोई एक और नंबर था जिस पे कॉल आया करती थी। पता करो। सर मैंने सभी सर्विस प्रोवाइडर से कॉल रिकॉर्ड चेक करने को कहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा सर। हॉस्पिटल से रुचि की डीएनए रिपोर्ट मंगवा लो, और हाँ, उससे पहले वो कोचिंग क्लास वाले बच्चों से पूछताछ करो। ठीक है सर। ये यामिनी और रुचि हमेशा एक साथ रहते थे? हाँ सर, यामिनी ने जब से यहाँ पे एडमिशन लिया है तब से रुचि और वो दोनों एकदम साथ ही रहते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे, एकदम वो बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ रहती थी रुचि। सर लेकिन कुछ वीक पहले रुचि ने यामिनी को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। क्या है यामी? हाँ, पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हें मेरी सीट मिलती है बैठने के लिए, कहीं और जाके बैठो ना। जौहर सर और यामिनी थोड़े क्लोज हो गए थे। तुम्हें पता है? बताओ। हम सबकी तरह जौहर सर को भी यामिनी पसंद नहीं थी पहले, कुछ वीक पहले से सर उसकी तरफ थोड़े काइंड हो गए। ये जोहर सर का क्लास कितने बजे रहता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यामिनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई थी सर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यामिनी के बारे में जो लोग बोलते हैं ना सर, वो ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है सर। फिर मैं अपने बिहेवियर में चेंज किया, मुझसे नॉर्मल हो गया सर, बस यही बात थी। और वही रुचि, पता नहीं साहब उसके साथ क्या हो रहा था। रुचि, रुचि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये चक्कर क्या है? तुमने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया अभी तक। रुचि मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप नहीं समझोगे, मुझे कोई नहीं समझेगा। रुचि, अरे बताओ तो। रुचि, शायद वो राकेश के बारे में बात कर रही थी सर। उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मेरी क्लास के बाहर। लेकिन राकेश और खुद रुचि के परिवार वालों का कहना है कि वो झगड़ा कुछ खास बड़ा झगड़ा नहीं था। सर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर मेरी आंखों के सामने रुचि राकेश से रिश्ता तोड़ना चाहती थी और राकेश ने उसे धमकी दी थी, तो उसके लिए पछताना पड़ेगा। राकेश तुम्हें क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। नो डाउट, मानना और होना इसमें बहुत फर्क होता है। बस राकेश, तुम्हें लगता है ना तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम इग्नोर कर रही हो। ओके, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुझे बताता हूँ, इसका एहसास पूरा कराऊंगा, पछताएगी तू। सर मुझे नहीं लगता ये छोटी बात है। जौहर सर रुचि को बहुत पसंद करते थे, वो उससे बहुत नाराज़ भी थे रुचि और मेरी दोस्ती को लेकर। उस दिन जब मैं इंस्टीट्यूट के बाहर उसका वेट कर रही थी, पहले मुझे रिजेक्ट किया, उस राकेश के साथ शादी करने का फैसला किया, और अब उसके कैरेक्टरलेस बहन के संग उसका बॉडीगार्ड बन के घूम रही हो। बस मुझे इतना ही पता है। अभी भी आपका यही कहना है कि रुचि के साथ जो आपका झगड़ा हुआ था वो मामूली था? सर आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं सर इसकी गंदी नजर थी रुचि, उसने मुझे बताया था सर, शायद इसीलिए इसने करा। सर ये झूठ बोल रहा है सर। सर मैं रुचि की केयर करता था क्योंकि वो सच में अच्छी लड़की थी सर, और ये उसके लायक नहीं था, और ये बात शायद उसे समझ आ गई थी, इसलिए सर वो रिश्ता तोड़ना चाहती थी इससे। इसने मेरी आंखों के सामने सर उसे धमकाया और बाद में जान से मार डाला सर। लेकिन झगड़ा तो आपका भी हुआ था ना रुचि के साथ मिस्टर जौहर, यामिनी से उसके दोस्ती को लेकर। आप तो शादी करना चाहते थे उससे। रुचि के साथ जो हादसा हुआ उसके कुछ दिन पहले आपके अपने स्टूडेंट ने रुचि को आपके क्लास से रोते हुए बाहर दौड़ते देखा। जरूरी नहीं है कि जो आप बता रहे हैं उसको हम सच मान के चलें। हो सकता है आपने उसे समझाने की कोशिश की हो कि राकेश नहीं, आप उसके लायक हैं, उसको झटका लगा हो और वो आपको ना कहकर रोते हुए क्लास से बाहर भागी हो, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए आपने उसके साथ ऐसा किया हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास गवाह भी है जिसने एक आदमी को रुचि के साथ बहस करते हुए देखा है, और आपके मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो आदमी शायद आप हैं, क्योंकि जिस वक्त और जिस जगह रुचि का मोबाइल ऑफ हुआ था उस वक्त उस एरिया में आप भी मौजूद थे। तूने मेरी रुचि को मारा। हमने आपको अभी तक दूध का धुला हुआ नहीं घोषित किया है। आपने रुचि के साथ हुए झगड़े में उसको धमकी दी थी, तो हो तो ये भी सकता है कि उसने आपको मना करने के बाद आपको सदमा लगा हो और उस हालत में आपने अपनी धमकी को सच कर दिखाया हो। रुचि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था सर, और ये टीचर होने के बावजूद अपनी स्टूडेंट के साथ क्यों? तूने मेरी रुचि को मारा, मैं तुझे चलने नहीं छोड़ूंगा। बस देखें सर, आप देख रहे ये आप लोगों के सामने सर मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझ पर अटैक कर रहे हैं सर। जो आप लोगों के सामने ये सब कर सकते हैं, सोचिए सर अकेले में क्या नहीं कर सकता सर। इसी ने रुचि को मारा है सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, इसी ने रुचि को मारा है। ये पता करना हमारा काम है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और इनके डीएनए सैंपल ले लो। ले जाओ।
अभी तक मिले सबूत और हालात का इशारा यही है कि खूनी या तो जौहर है या तो राकेश। मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक का डीएनए रिपोर्ट रुचि के बॉडी से मिले रेपिस्ट के डीएनए रिपोर्ट से मैच करनी चाहिए। सर, ये रुचि मैडम की मेडिकल रिपोर्ट है। सर, रुचि की बॉडी से एक नहीं बल्कि 4 लोगों के डीएनए सैंपल्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उसके साथ एक ने नहीं बल्कि 4 लोगों ने बलात्कार किया है। व्हाट? वही सर, ये बघा ना। सुन ना, मैं घर जा रहा हूँ, काम है। इकडे बात सुनो सर, आप कुछ नहीं फुटबॉल का मैच तो दिन में होता है, रात में कौन सा मैच खेल रहे थे तुम लोग? रुचि का मर्डर रात में हुआ है, कहाँ थे तुम लोग रात में? सर मैं तो घर पे था सर, सो रहा था सर। मैं भी सो रहा था। वो तो हम पता कर लेंगे। इनका डीएनए सैंपल ले लो, और अगर इनके डीएनए सैंपल रुचि के डीएनए सैंपल से मैच करते हैं तो फिर देख लिया ना तुम लोगों ने। मैंने कहा था तुम सच बता देते हैं। मैंने पढ़ा था इंटरनेट में, डीएनए बॉडी में महीनों तक रहता है। सर, हमने तो कोई रेप नहीं किया और नहीं सर मर्डर। सर, हम ऐसे क्यों करेंगे सर? आप सर, हमने जो किया था उसकी मर्जी के साथ किया था, और सर हमने उसके लिए पैसे भी दिए थे सर। मतलब सर रुचि प्रोस्टिट्यूट थी सर, धंधा करती थी। मैंने अपने दोस्त से पता किया था सर, और पहले आपको इसलिए नहीं बताया था सर, हम सब डर गए थे सर। सॉरी सर। एक दिन हमने उसके साथ लिफ्ट में सेटिंग कर ली थी और हमने उससे बोला था कि हमारे साथ कोऑपरेट कर, नहीं तो तेरे धंधे के बारे में पूरे सबको बता देंगे। वो मान गई। फिर हम उसके साथ छत पे गए और सबने एक एक करके उसके साथ सर, वो उसके मर्डर से 2 दिन पहले की बात है। ले जाओ इन्हें, ब्लैकमेल का चार्ज लगा के कोर्ट के सामने पेश करो। ले जाओ, और इन दोनों मुर्गों को जुवेनाइल में डालो। बापट, उस दोस्त का पता करो जिसका जिक्र ये कर रहा था। ठीक है सर। और अगर ये लड़के सच कह रहे हैं और वाकई में रुचि के गायब होने से 2 दिन पहले इन्होंने उसके साथ रिश्ते बनाए थे, तो ये वो 4 लोग नहीं हैं जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। तो फिर वो लोग कौन हो सकते हैं? अरे सर, रुचि ने कुछ दिनों पहले अपनी जॉब भी छोड़ी थी, फिर भी रात को उसे गाड़ी पिकअप करने आती थी। ये गाड़ी कौन सी है? इस गाड़ी का संबंध उसके प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं है? यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इन्हीं दिनों के बीच में हुआ था। जिस्म फरोशी का ये धंधा भी इसी बीच उसने शुरू किया। लेकिन उसके जैसी कोई भी शरीफ लड़की ऐसा काम क्यों करेगी जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर उस पर ना हो या फिर उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो? राइट सर। एक काम करो, रुचि के परिवार वालों को बुलाओ। सर। नहीं, ये सच नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी रुचि का तो ये सब कर ही नहीं सकती साहब। देखिए, हमें भी यही लगता है कि रुचि ने किसी मजबूरी के चलते या फिर अपने ऊपर पड़े किसी बहुत बड़े दबाव के चलते ये सब करना शुरू किया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सब करने की रुचि को क्या ज़रूरत पड़ी हुई? या फिर कोई ऐसी बात कि जिसके चलते उसे कोई ब्लैकमेल कर सकता था? बस कीजिए आप। सौरव जी, सर, राकेश ने जिस डीलर से सिम कार्ड खरीदा था उसका पता चल गया। भाई, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? इसने कुछ नहीं किया है। जी नहीं, हमने उस नंबर को ट्रेस किया है जिस नंबर से उस दलाल को रुचि की अश्लील तस्वीरें भेजी गई, और वो नंबर आपके बेटे राकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर, गलत है सर। ले जाओ। मेरा बेटा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। राकेश भैया। उस एजेंट को रुचि की फोटो तूने ही भेजी थी ना?
जिस नंबर से वो फोटो भेजी गई वो तेरे ही नाम पर रजिस्टर था। सर रुचि से बहुत प्यार करता था, रुचि मेरी होने वाली पत्नी थी सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सब कुछ सच बता, वरना कुछ भी बताने के लायक नहीं रहेगा। बता। मेरा यकीन कीजिए सर, चाहे तो मेरा रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं सर, मैंने कोई और नंबर नहीं लिया सर कभी जिंदगी। अरे कहाँ जा रहे हैं मेरी बेटी को? आप लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं। पहले मेरे बेटे राकेश और अब यामिनी। राकेश के मामले में हमें गुमराह किया गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, आपकी बेटी यामिनी थी। वो नंबर राकेश के नाम पर रजिस्टर जरूर था, लेकिन उसे राकेश ने नहीं, यामिनी ने इशू करवाया था। मैंने किया था ये सब। मेरी वजह से रुचि को मजबूर होना पड़ा ये घिनौना काम करने के लिए। लेकिन क्यों? वो दोस्ती ना तुम्हारी। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था तो उसने अकेले ने ही तुम्हारा साथ दिया, तो क्यों किया ऐसा तुमने? 3 साल मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 साल तक मैं वो सब झेलती रही हूँ। मेरी फोटोग्राफ्स के कारण मैं उनकी हर बात मानती थी। मैं कॉलेज के लिए रेडी तो होती थी, लेकिन मैं कॉलेज पहुंचती नहीं थी। ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सब करने से इनकार कर दिया उन्हें। 3 साल मेरी इस गलती की सजा। एक छोटे अंधेरे कमरे में मुझे बंद रखा। रोज नए नए लोग आते थे, दिन रात गुजारते थे और मैं गिड़गिड़ाती थी, मैं उनके पाँव पड़ती थी कि मुझे जाने दो। मेरी सुनने वाला कोई नहीं था वहां पर, कोई भी नहीं था। नहीं बर्दाश्त हो रहा था मुझसे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे आजाद कर देंगे। तुझे जाना जा, लेकिन तुझे तेरे बदले 2 और लड़कियों को भेजना होगा। और उस वक्त मेरे दिमाग में आजादी के सिवा और कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं घर जाना चाहती थी और मैंने उनकी हर शर्त मान ली और मैं घर लौट आई, लेकिन वो ही भूले। मुझे अपनी आज़ादी से प्यार नहीं है रे। सुन, अगर 3 दिन में 2 लड़की का बंदोबस्त करके नहीं दिया ना, तो फिर मैं तुझे वहीं वापस लेके जाऊंगा। और क्या करती मैं नहीं जाना चाहती थी वहां पर वापस। मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग उसे मार देंगे, मुझे नहीं पता था। मैं रुचि के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता था वो लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता था, नहीं पता था मुझे। चल बता, उस रात पार्टी में कौन कौन था? कौन सी पार्टी साहब? बता दो सब, बता दो। पार्टी में कुछ लड़के लोग आए थे साहब, इनको ये लड़की अच्छी लग गई साहब, तो फिर मैंने वो लड़की उनको दे दी। वो लड़के कौन थे? वो नहीं पता साहब, अभी आपको तो पता ही है। कौन थे वो लड़के? नहीं, हमसे गलती हो गई सर। उस दिन पार्टी में नशे में थे सर, हमसे मिस्टेक हो गई। पार्टी में कब ज्यादा पी ली समझ में ही नहीं आया सर। अरे थोड़ा बियर शियर तो पी लो। पता ही नहीं चला सर वो कब मर गई सर। यामिनी ने रुचि के साथ जो किया वो बेहद गलत था। खुद उस हालात से गुजरने और उस दर्द को सहने के बाद
वो कैसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को उस दलदल में धकेल पाई। लेकिन यामिनी का उठाया हुआ यह कदम बेहद गलत था। लेकिन इस सब के लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। अगर उसके घर लौटने के बाद समाज ने उसे माफ करके उसे एक आम लड़की की तरह जीने का एक और मौका दिया होता तो शायद उसकी टूटी हिम्मत को सहारा मिलता। गुंडों के डर से उनकी शर्त मानने की बजाय वो पुलिस या किसी को सच्चाई बताकर उनकी मदद मांग पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और नतीजा हमारे सामने। ये कहानी हमें सीख देती है कि समाज का हिस्सा होने के नाते किसी पर उंगली उठाना नहीं बल्कि मदद का हाथ बढ़ाना समाज की असली जिम्मेदारी होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।